अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 191। ओपन करें आप लोग। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने कूलम्स लॉ कंप्लीट कर लिया था। कूलम्स लॉ जहाँ पे ख़त्म हुआ था उसी के एंड पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हमें। एग्जांपल 9.1 वो मैं आपको करवाऊंगी। 3 point charges Q1, Q2 and Q3 are lying in the same plane as shown in figure 9.2a. Find the magnitude and direction of the net force acting on Q1. आपके पास तीन डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है और तीनों के तीनों चार्जेस जो हैं वो एक ही प्लेन पे जो है वो लाई कर रहे हैं। आपने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है किसकी, उस फोर्स की जो एक्ट कर रही है चार्ज नंबर 1 यानी कि Q1 के ऊपर। अगर इस डायग्राम पे देखो बेटे, ये डायग्राम भी इस क्वेश्चन ही की बनाई गई है। ये आपके पास एंगल है, दिस इज़ F1 आपको नहीं दी गई। Q1 की वो आपने फाइंड करनी है। F2 आपको गिवन है, ये F3 है। तीन डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3 आपके पास, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस है, ये R3 है, ये R2 आपके पास गिवन है। ये हमारे पास एक फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है और 50 माइक्रोकूलम जो है ये आपके पास गिवन है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको आपके न्यूमेरिकल में गिवन है। बेटे आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करना था मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या चीज़ फाइंड करनी थी, डायरेक्शन किसकी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 की। तो फोर्स आपको पता है कि Q1 जो है वो एग्जर्ट कर रहा है फोर्स Q2 के ऊपर। आपने सपोज करो लेट जो हमने फोर्स फाइंड करनी है वो क्या है, F12 है, ठीक है। आगे आओ बेटे, आपकी बुक में ये न्यूमेरिकल सारा है। हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वही जो हमने ड्राइव की थी अपने लास्ट टॉपिक में। कूलम्स लॉ में हम सारी डेरिवेशन ये करके आए हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर है ना, यानी कि चार्जेस जो डिस्टेंस है उनके दरमियान में उनका स्क्वायर है। ये हमारा कूलम्स लॉ है, हम ऑलरेडी इसकी इक्वेशन को ड्राइव करके आए हैं बेटे। ये वही है, आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। आपको गिवन है Q1, वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है दोनों चार्जेस की डिवाइडेड बाय उनका ये भी आपको पता है R भी। तो हमारे पास हमारी फोर्स कितनी आ जाएगी, 960 N आएगी। इसी तरह अब आपने F13 भी फाइंड करना है। उसमें आप लोग Q2 की जगह क्या यूज़ करोगे, Q3 यूज़ करोगे। Q3 की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे और आपकी F13 फोर्स कितनी आ जाएगी, 1250 आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है, हमने इस फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। ऐसे देखो, ये देखो, ये क्या है, y कंपोनेंट है, ये क्या है, इसका x कंपोनेंट है। पहले वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में हम डिटेल से पढ़ के आए थे। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, cos थीटा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, sin थीटा लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, F13 cos 60, 60 का cos कितना होता है, 0.5। F13 अभी आप लोगों ने फाइंड किया, वो वाली वैल्यू पुट करनी है। F13 sin थीटा, यानी कि ये जो हमारे पास फोर्स आई थी इसको हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया, उनकी वैल्यूज हमने निकाली, हमारे पास टोटल फोर्स आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और वाई कंपोनेंट दोनों अलग अलग फाइंड करो। एक्स कंपोनेंट आपके पास आ गया F12 प्लस F13, आपने दोनों फाइंड कर लिए हैं बेटे। इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, एड अप कर लेना। फिर F3 साइन थीटा है, F3 की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की भी पता है। सिंपल वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ये हमने ऊपर भी फाइंड किया है, क्या आ जाएगा, 1075 वो आया। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे हमने पहले पढ़े हुए हैं सारी इक्वेशंस और फार्मूलाज, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। आप क्या करोगे, आप दोनों को प्लस करके उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 1975। फिर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा Fy ओवर Fx। Fy को ऊपर लिखेंगे, Fx को नीचे लिखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो एंगल है वो कितना होगा, 34 डिग्री, ठीक है, विद द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है बेटे, अपन पेज नंबर बुक का है 192, ठीक है। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैं बहुत दफ़ा पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बार बार मैं एक चीज़ मेंशन करती हूँ कि बेटे आपकी बुक में जितने यहाँ पे साइड में बॉक्सेस बने होते हैं ये आप लोगों ने लाजमी करनी होती हैं। इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं और इनमें से आपके
जो है MCQs भी आते हैं, तो एक दफ़ा इसको भी हम पढ़ लेते हैं. When the giraffe generator is an electrostatic generator which uses a moving belt to accumulate electric charges on a hollow metal globe on the top of an insulated column, creating very high voltage direct current at low current level. It was invented by American physicist Robert J. Van de Graaff in 1929. सिंपली आपको बताया हुआ है कि एक जनरेटर के बारे में यहाँ पे आपको बताया, डेट इज़ नोन एज वैन डे ग्राफ जनरेटर, और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर था जो कि मूविंग बेल्ट को यूज़ करता था. क्या चीज़ अकामुलेट करने में, क्या चीज़ जमा करने में, इलेक्ट्रिक चार्जेस को अकामुलेशन के लिए जो है ये जनरेटर यूज़ किया जाता था. और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई वोल्टेज जो है बेटे वो यूज़ किया जाता है एट लो करंट लेवल. ठीक है, और इसको इन्वेंट किसने किया था बेटे, अमेरिकन फिजिस्ट है रॉबर्ट जे वैन, और उसी की बेस पे इसका नाम भी जनरेटर का इसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अचीव्ड इन मॉडर्न Van de Graaff generator can reach 5 megavolt. A tabletop version can produce on the order of 100,000 volt and can enough energy to produce a visible spark. आपको सिंपली बताया हुआ है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अचीव किया जाता है. जो मॉडर्न जनरेटर्स हैं, जो वन डे ग्राफ के जो न्यू जनरेटर्स बने हैं ना, वो कहाँ तक पहुँचते हैं बेटे, उनका पोटेंशियल डिफरेंस की जो लिमिट है वो है 5 मेगावोल्ट. और इसका एक नया वर्जन भी जो है वो भी आ रहा है, और वो कितना प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 100,000 वोल्ट. और ये इतना ज़्यादा वोल्ट होता है कि इससे विजिबल स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है. A pulley drives an insulating belt by sharply pointed metal comb which has been given a positive charge by a power supply. Electrons are removed from the belt, leaving it positively charged. A similar comb at the top allow the net positive charge to spread to the dome. ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली आपको बताया है कि इसके अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, ये अंदर से कैसे बना हुआ है. ठीक है, आपको बता दिया कि इसके अंदर जो है एक पुली लगी होती है. क्या लगी होती है बेटे, एक पुली लगी होती है, और उस पुली के ऊपर क्या चीज़ है, इंसुलेटिंग बेल्ट है. और इंसुलेटिंग बेल्ट क्या करती है, मेटल कॉम को पॉइंट आउट करेगी, और उससे जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. और पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सप्लाई दी जाएगी. और फिर इसमें से क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव होते हैं, और वो उस जो पीछे रह जाएंगे वो कौन से चार्ज हो जाएंगे, डेट आर पॉजिटिव चार्ज. तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है. ये आपके MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आती हैं. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई डू द हेयर लिफ्ट व्हेन वन डे ग्राफ जनरेटर इज टच. जब वन डे ग्राफ जनरेटर को टच किया जाता है तो आपके हेयर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं. वाई, इसका रीज़न क्या है. तो इसमें सिंपल रीज़न क्या होता है बेटे, किसी भी बहुत सारी चीज़ों में ये आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा. इसमें सिंपली क्या है कि जब आप इसको टच करते हो तो जो स्टैटिक चार्जेस हैं, इसके स्टैटिक चार्जेस STATIC, तो स्टैटिक चार्जेस जो हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, टू योर बॉडी. वो चार्जेस आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं. और इफ़ यू आर इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड का मतलब क्या है कि आपने अगर कोई जो है प्लास्टिक सरफेस के ऊपर खड़े हो, या आपने रबर सोल जूते पहने हो ना, तो जब आप किसी भी चीज़ को टच करोगे, इस तरह की चीज़ को, तो उसके स्टैटिक चार्जेस जो हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. कब, उसका वो कब होंगे, जब आपने बेटे कोई भी रबर के शूज़ पहने हो, या आप किसी प्लास्टिक सरफेस पे खड़े होगे. तो उसके रिजल्ट से क्या होता है कि आपकी बॉडी और बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो सेम टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस ले लेते हैं. और आपको पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से तमाम के तमाम जो हेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलरली चार्ज हो जाएंगे. ठीक है, और वो एक दूसरे को पुश करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से हेयर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं आपके सर के ऊपर. ठीक है, क्लियर हो गया. अब इसको आप लोग जो है अपनी वर्डिंग्स में लिख लो. सिंपली मैंने आपको क्या बताया है कि व्हेन यू टच दिस जनरेटर, ठीक है, तो इसके स्टैटिक चार्जेस जो हैं, इसके स्टैटिक चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपकी बॉडी में. स्पेशली अगर आप किसी प्लास्टिक सरफेस पे खड़े हो, या आपने कोई प्लास्टिक का
जो है ना कोई शूज़ पहने हो जिसके ऊपर प्लास्टिक का सोल हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी और आपके हेयर जो हैं वो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उनके अंदर आ जाएंगे। और आपको पता है लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तमाम के तमाम हेयर जो आपकी बॉडी के हैं वो क्या हो जाएंगे, दे आर सिमिलरली चार्ज, पुश्ड अवे ईच अदर, और दिस रिपल्शन काजेज द हेयर टू स्टैंड अप एंड स्प्रेड थ्रू आउट योर हेड। क्लियर? ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर आपने एज इट इज़ जो है वो अपनी अपनी वर्डिंग्स में बना के अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है। अब हम चलते हैं बेटे अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो हमने आज पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टॉपिक नंबर 9.2 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आज हम पढ़ेंगे वी हैव लर्न दैट द चार्ज एक्सपीरियंस एंड electrostatic force in the presence of other charges. Let us consider a positively charged object O. If we placed a small charge plus Q at point A, it will experience an electrostatic force F due to the charged body O. Thus, an electric field is said to exist at point A. Coulomb's law suggests that field gets stronger as the point A gets closer to A, as represented in figure 9.3. The strength of the field at a position is known as its intensity at that point. The electric intensity of a field, or simply electric field, at any point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. Electric intensity is a force, so it is a vector quantity and usually denoted by capital E. It can be obtained by the relation E is equals to F by Q from equation 9.5. The unit of electric intensity is Newton per coulomb, Newton per coulomb. The direction of E is the same as that of force. The equation 9.5 can also be written as F is equals to QE. अच्छा बेटे, आपकी बुक में ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं दी गई, मैं आपको ये डेरिवेशन कंप्लीट करवाऊंगी। इसलिए आप लोग ये डेरिवेशन मेरे साथ साथ पूरी जो है वो उतारें, ठीक है, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ तो हम बाद में पढ़ेंगे ना, पहले तो ये समझ आए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? वो रीजन, वो स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द जो स्पेस होता है, जो रीजन होता है, जिसमें अदर चार्ज बॉडी जो है वो सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करे। क्या मैंने कहा? जिसमें दूसरी चार्ज बॉडी जो है वो सेम फोर्स को, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसको वो एक्सपीरियंस करे। तो उस पूरे स्पेस को, उस पूरे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बेटे आप लोग लिख लो, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गई, आप लोग लिखो, द रीजन और स्पेस, राइट करें बेटे, द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी, द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज बॉडी can experience force of attraction or repulsion is called electric field. Is that clear? लिख लोगे? अच्छा, आगे चलते हैं बेटे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या चीज़ है, डैट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट अब हम चलेंगे अब अपने टॉपिक की तरफ, डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पहले हमने क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ, या उसको स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड जो है, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट की, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है ना, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, या उसको सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। हमने क्या करना है, आपने आगे फर्दर मैं आपको सारी इसकी जो है वो डेरिवेशन खुद से करवाऊंगी, डायग्राम ड्रॉ करके बेटे हम लोग करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ करो, आपकी बुक में डेरिवेशन कंप्लीट नहीं है, मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन इसकी करवाऊंगी, इसलिए आप ना इसको साथ साथ उतारते जाना मेरे साथ साथ, वरना आपका मिस हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, आपको सबसे पहले मैंने क्या चीज़ बताई है? मैंने बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन बताइए, मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग भी उतार लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD,
ठीक है, मैं आपको इसको राइट करवा देती हूँ, आप लोग इसको मेरे साथ साथ राइट कर लें। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन और स्पेस, द रीजन और स्पेस, ठीक है, अराउंड a charged body in which an other charged body can experience force of attraction, or repulsion। ठीक है, is called इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं थी, वो मैंने आपको बता दी। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या की थी, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। ये बुक आपकी बुक में भी डेफिनेशन दी हुई है, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं करूँगी। हम अब इसको आगे फर्दर, अब इसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमने क्या सपोज, आप लोग सपोज करो कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है डेट इज नोन एज क्यू। अगर इस ऑब्जेक्ट में हम लोग स्मॉल चार्ज प्लस क्यू जो है वो बेटे एट पॉइंट ए पे जो है प्लेस कर दें, हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? हम इट विल वो जो चार्ज होगा वो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ड्यू टू चार्ज क्यू। तो उस क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। मैं आपको ये इक्वेशन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके देती हूँ। मैंने क्या कहा, आपने इधर सपोज करेंगे आपके पास कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज चीज़ है। सपोज करो कि आपके पास कोई भी क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या प्लेस कर लेंगे? स्मॉल चार्ज। यहाँ पे हमने क्या प्लेस करना है? स्मॉल चार्ज, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? प्लस क्यू का। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया? ए। इसको हमने क्या कह दिया? क्यू। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या सपोज करना है बेटे? ये डिस्टेंस जो हमारा होगा इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? सपोज आर। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या सपोज कर लेना है? आर। क्लियर है? ये हमारी सिंपल सी डायग्राम है जिसको आगे हम फर्दर करेंगे। मैंने क्या कहा? लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर करना है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है डेट इज नोन एज क्यू। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू जो है वो प्लेस किया। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट ए। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। ठीक है, ड्यू, और ये फोर्स क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू चार्ज क्यू की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट ए पे। कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होनी है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या अप्लाई करेंगे? आपको पता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास चार्ज है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे बेटे कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ ने क्या सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाती है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि इट गेट स्ट्रॉन्गर एज द पॉइंट ए गेट क्लोजर टू क्यू। जैसे जैसे पॉइंट ए जो है वो क्यू की तरफ आता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाएगी? वो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ठीक है, ये तो बेटे पता है ना आपको। तो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट पोजीशन, ये जो स्ट्रेंथ है फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने क्या वर्ड बोल दिया? मैंने आपको कहा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ए पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे जो स्ट्रेंथ होती है फील्ड की बेटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट की इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ये जो इंटेंसिटी है ये एक फोर्स है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ फोर्स,
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम किस चीज़ से राइट करते हैं? इसको हम राइट करते हैं कैपिटल ई से। किससे? कैपिटल ई से। कैपिटल ई किसके इक्वल होता है? एफ ओवर क्यू। किसके इक्वल होता है? एफ ओवर क्यू के इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बताई अभी, और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई के साथ। हाँ, अभी लास्ट इक्वेशन में हम लोग एफ़ की वैल्यू भी पढ़ के आए हैं। एफ़ किसके इक्वल था? एफ़ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 था ना। यहाँ पे हमारे पास Q1 कैपिटल Q है और दूसरा जो है आपके पास प्लस Q है, तो मैं वही लगाऊंगी। मैं यहाँ पे Q1 और Q2 नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आर स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन लगाई। ये आपकी बुक में नहीं है इक्वेशन, लिखो इसको, उतारो। अब हमने क्या करना है? फोर्स की वैल्यू, ये क्या चीज़ थी? फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, और ये आर, ये क्या हमने पुट कर दी? एफ की वैल्यू। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय क्यू। इज डेट क्लियर? ये हमारी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। किसके इक्वल थी? एफ ओवर क्यू के इक्वल है। ठीक है, एफ ओवर क्यू के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? एफ की वैल्यू मैंने बताई है। एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होती थी? Q1 Q2 कूलम्स लॉ में Q1 हमारे पास कैपिटल Q है, हमने अभी डायग्राम बना के बताया मैंने आपको, और Q2 किसके इक्वल था? वो स्मॉल q के इक्वल था। अब मैंने बेटे इसी f की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट की। f की वैल्यू हमने ऊपर लिख दी, नीचे हमारा q था वो एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया। आगे फर्दर हम चलेंगे, इसको आगे लेके चलो। तो हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? q से q कट जाएगा, ये q और ये q आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा? q बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला r। अब गौर करो इस पे दोबारा इक्वेशन पे। ये जो हमने पूरी लिखी है ये हमारी e की वैल्यू आ गई। हमने शुरू में लिखा था कि e जो है वो किसके इक्वल है? E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अगर मैंने f फाइंड करना हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि f किसके इक्वल हो जाएगा? f इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। आई समझ? कि अगर हम फोर्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स जो है इज इक्वल टू चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? इस रिलेशनशिप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू इवेल्यूएट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, और ये बेटे आपने इसकी डेरिवेशन जो है इसको अच्छी तरह से करना है। ये आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं दी गई, इसलिए मैंने आपको ये सारी की सारी करवाई, और इसकी डेफिनेशन ही मैंने आपको लिखवाई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है? ये आप लोग उतार लें अपनी अपनी नोटबुक्स में। अच्छा बेटे, एक दो मेन पॉइंट्स और ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा? दोबारा से सुनो। मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेटे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? दूसरी मेन चीज़ क्या है कि इसका यूनिट, एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो क्या है? न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट है बेटे इसका? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका यूनिट है, और इसका जो ये तो ऐसा यूनिट है ना, इसका ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने आपको बता दिया। और इसके यूनिट को हम लोग वोल्ट पर मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस में? वोल्ट पर मीटर में भी। ये दोनों यूनिट्स आपने याद रखने हैं इसके। अगर आपके उसमें न्यूमेरिकल में आते हैं तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों यूनिट्स इसी के लिए यूज़ होते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या है? न्यूटन पर कूलम, और अक्सर आपको देखने में नज़र आएगा बेटे वोल्ट पर मीटर भी इसी के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेटे ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मैंने क्या कह रही हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ क्या है?
द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, के सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। और तीसरी चीज़ क्या है, द मीडियम इन विच चार्ज इज़ प्रेजेंट, वो कौन सा मीडियम है जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, दोबारा सुन लो, इसको भी नोट कर लो। मैंने आपको क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटे वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस पे? 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहले मैंने आपको क्या बता दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को भी क्या बताई, द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों को भी क्या बताई, द मीडियम इन विच चार्ज इज प्रेजेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है किसका, सोर्स चार्ज का, वो सोर्स जो चार्ज प्रोड्यूस करता है इसका मैग्नीट्यूड। तीसरी चीज़ क्या है कि सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है, और लास्ट में मैंने क्या बता दिया, वो मीडियम जिसमें ये चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसे कवर किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई, समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, वो बताया। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, वहीं से आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की। इक्वेशन ड्राइव करने के बाद मैंने आपको इसके यूनिट्स बताए, और इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया कि इसकी डायरेक्शन भी बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैपिटल एफ। और इन द एंड हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंस जो है वो देख ली। वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करी है, वो तीनों भी मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आपकी बुक में बेटे अगर देखो तो इसी टॉपिक के एंड पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल 9.22 पॉजिटिव चार्ज पॉइंट्स Q1 नजर आ रहा है, Q1 and Q2 are separated by a distance as shown in figure. Find the spot on the line joining the two charges where electric field is 0. आपके पास 2 चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, और इनके दरमियान का डिस्टेंस यानी कि R भी आपको गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने वो स्पॉट फाइंड करना है, यानी कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, वो जगह फाइंड करनी है जहाँ पे 2 चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, 0 होगी। सिंपली हम पहले क्या करेंगे, हमने वही इक्वेशन यूज़ करनी है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर ले, वही डी स्केयर वाली ना, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हम यहाँ पे वही डिस्टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है आपने सिर्फ, तो आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद करना है, ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी बेटे, ये आपके सामने हुआ है, इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके क्विक चेक्स वगैरह हैं और जो आपकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, ये आप लोग खुद करोगे, इतने बड़े हो गए हो आप लोग। ठीक है, आपने इसको खुद करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा देन आपने मुझे बताना है, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है कि फील्ड यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट हो रही है एट पॉइंट 0, हमने क्या करने हैं, मैग्नीट्यूड E1 जो है वो E2 के इक्वल है, डिस्टेंस P का Q2 से कितना है उसको हमने स्मॉल d से डिनोट कर लेना है। ठीक है, आपने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, और आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी +1m, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, -3m। बस ये वैल्यूज आपने पुट करनी है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 9.3 हमारे पास है, अ प्रोटॉन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मास ऑफ प्रोटॉन बेटे पता है आपको कितना होता है, चार्ज प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का वो भी हमें पता होता है। ठीक है, यूनिवर्सल है ये। वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पुट करनी है इक्वेशन अपनी, E इज इक्वल टू F/Q। अभी हमने ड्राइव की है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी इक्वल होती है, F/Q। अभी मैंने करवाई है आपको इलेक्ट्रिक F/Q सिंपली, और F किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू M इंटू जी, मैस इंटू जी। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है, मैस ऊपर हमने लिखा है, और E की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। सिंपली आपने पहले तो ये फाइंड कर, ये बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको A पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल E की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिंपल, बहुत छोटे छोटे और सिंपल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पेपर में आते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोग जो है वो लाजमी किया करें, इसको छोड़ा ना करें। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं बस इस तरह के, इसको टिक लगा लो और इसमें इंपॉर्टेंट भी लिख लो। टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है
तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।